गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को बायोलॉजी का जैव प्रकर्म, ये जो अभी आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, ये जैसे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बतलाए हैं, फिजिक्स का पहला चैप्टर बतलाए हैं, सेम उसी प्रकार से आपको बायोलॉजी का भी ये चैप्टर है। इसमें भी आपको जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक को हम क्वेश्चन रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, ताकि आप लोग को जैसे है आपका टॉपिक है जैव प्रकर्म, तो हम क्वेश्चन बना दिए जैव प्रकर्म क्या है। जैसे आपका टॉपिक है पोषण क्या है, मतलब पोषण, तो हम बना दिए है जो पोषण किसे कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप लोग को थोड़ा ज्यादा याद करने में सुविधा होगा और समझने में भी ज्यादा सुविधा होगा। तो आप लोग को बतला दें, इधर वाला में एक बार अपडेट के लिए, आज तारीख हो गया 16, तो 16 तो समझ रहे हैं, जो 17 यानी कल से आपका एग्जाम है, यानी एक महीना नेट बचा हुआ है। आज आप लोग मेरे यहाँ से फेयरवेल में रहेंगे, यानी आज सभी स्टूडेंट स्वतंत्र अपने अपने घर पर रहेंगे, ठीक है। तो इस एक महीना की तैयारी में अब आप लोग को अगर लग रहा है जो नहीं जरूरी है तैयारी करना, तो अब भी जोर शोर से तैयारी कीजिए, और मुझे उम्मीद है जो अब आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। जानते हैं आप लोग ना, जो 10 साल का जो मेहनत है, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम से ही पता चलता है जो स्टूडेंट का क्या कैरियर होगी, ठीक है। जो स्टूडेंट सेकंड कर जाते हैं, जो स्टूडेंट थर्ड कर जाते हैं, या जो स्टूडेंट फेल कर जाते हैं, दोबारा में वो अगर टॉप भी कर जाते हैं, तो लोगों के मन में इतना ही भावना बनी रहती है, जो पहले बार ये फेल किया था, पहला बार ये सेकंड किया था, ठीक है। इसलिए जोर शोर से मेहनत करके पहले बार में आप एक अच्छा करियर बना लीजिए, और फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। बस 10वां और 11वां और 12वां, ये 3 क्लास ही आप लोग को मेहनत करना है, यानी 3 साल। जब 10 साल आप लोग बचपन में और 8 साल बचपन में गुजार करके 10वां की तैयारी के लिए आ गए हैं, तो 2 साल और सही, और ये तो 1 साल आप लोग कैसे गुजारे हैं लड़की लड़का, ये तो आप लोग को पता है। तो 1 महीना कम से कम ईमानदारी से गुजार दीजिए। देखिए, आज जो हम आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं, यह है बायोलॉजी का चैप्टर, ठीक है, पोषण। इसी पोषण में, ठीक है, आपको तो जैव प्रकर्म के अंतर्गत मिलेगा पोषण, लेकिन जैव प्रकर्म में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब है। इसलिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं पोषण, और उस पोषण में हम जैव प्रकर्म से आप लोग को बतला देते हैं। चलते हैं, देखिए, कहता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी देखभाल होता है, उसे हम जैव प्रकर्म कहते हैं। अब जानिए जैव प्रकर्म के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं, ये आपको बायोलॉजी यानी भारतीय भवन के बायोलॉजी में आपको ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं पहले, लेकिन आप लोग को एक बार याद दिलाने के लिए लेकर के आए हैं, जो वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं, जैव प्रकर्म कहलाते हैं। आइए, जैव प्रकर्म के अंतर्गत है आपको सबसे पहले पढ़ना पोषण। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। वह विधि जिसमें कोई भी जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके, पोषक तत्व मतलब समझते हैं ना, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो पाए जाते हैं पौष्टिक आहार यानी पौष्टिक, वो पौष्टिक को ग्रहण करके अपना जीव मतलब शरीर में वृद्धि करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। जानिए, स्वपोषी, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रह करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे को कभी देखे हैं भोजन बनाने के लिए? आप कहिएगा सर वो भी तो भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश लेता है, सर वो भी तो भोजन बनाने के लिए जमीन से जल तथा खनिज लवण लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये सत्य है बउआ, वो लेता है, लेकिन जैसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, अनाज में, वो अनाज में कन्वर्ट करता है नहीं ना, कन्वर्ट करता है। इसलिए उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, और इसको हम अपना लोग को क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण, तथा वैसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषी के बारे में कुछ जानिए। कहता है सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, या तो हरित लवक कहिए या क्लोरोप्लास्ट कहिए, ये दोनों एक ही नाम है। कहता है क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं वो पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। आपका एक ऑब्जेक्टिव है जो पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, याद रहेगा। क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या है?
पर्णहरित। क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? हरित लवक। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सब राइटर अपने अपने ढंग से इसका नाम दे देते हैं, तो वहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए जो आप लोग को इसमें समझने में परेशानी हो। आगे देखिए, कहता है परपोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या होता है, जो भोजन के लिए किसी न किसी रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर हैं या जानवर पर निर्भर है। थोड़ा देर के लिए कह देते हैं मिठाई अपने से बना करके खाए हैं, लेकिन मिठाई के लिए दूध कौन दिया? जानवर। और जानवर कहीं ना कहीं भोजन किया किससे? पेड़ पौधा से। तो अर्थात हम लोग और जानवर दोनों क्या है? परपोषी हैं। आइए देखते हैं परपोषी किसे कहते हैं। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी तथा उस प्रकार के जीव को परपोषी कहते हैं। ठीक है, परपोषण और उस जीव को परपोषी कहते हैं। आइए परपोषी के बारे में फिर कुछ जानते हैं। जानिए, ये जो देख रहे हैं, ये जो फिगर है आपको कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा होगा, ये आहार नाल है और ये बड़ी आंत जो देख रहे हैं, इसी का सिंबल आपको इसमें बना हुआ है। आइए, परपोषी तीन प्रकार के होते हैं, यानी परपोषण के तीन प्रकार होते हैं। एक है मृतजीवी पोषण, एक है परजीवी पोषण और एक है प्राणी सम। अब जानिए तीनों को अलग अलग। सबसे पहला है आपको मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में संश्लेषित करते हैं, जैसे गोबर छत्ता और कवक। गोबर छत्ता तो देखो करते हैं गाँव में होता है ये। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। देखिए मृतजीवी में, मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। कौन विधि? मृतजीवी पोषण। अब है आपको परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परजीवी। पर मतलब दूसरे जीव पर निर्भर रहना, उसको हम लोग कहते हैं परजीवी। खाली एकदम विश्लेषण कर लीजिए, जैसे मृतजीवी मरे हुए जीव से, परजीवी मतलब दूसरे जीव से। अब तीसरा है, पहले इसी जीव में देखिए, यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोलकृमि, टैपवर्म, मलेरिया परजीवी इत्यादि में पाया जाता है। ये सब जो कलश टाइप का नहीं पौधा रहता है, उसी कैटेगरी की ये सब है। आगे देखिए, परजीवों द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। प्राणी सम, प्राणी सम मतलब कि प्राणी के अंदर समा करके। देखिए विश्लेषण, परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? तीन, यानी परपोषण के तीन प्रकार हैं। मृतजीवी मतलब कि मरे हुए जीव, परजीवी मतलब कि दूसरे के जीव, और प्राणी सम मतलब कि प्राणी के अंदर समा करके। नहीं, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना जो भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाते हैं। इस प्रकार पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। अब मनुष्य में आपको हम एग्जाम्पल बतलाते हैं। आप लोग दूषित खाना खा लेते हैं, दूषित खाना खा लेते हैं का मतलब कि जिस खाना में कीड़ा मकोड़ा पड़ गया वो तो अंदर में दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला गया। इसका सबसे अच्छा सुंदर एग्जाम्पल बतलाते हैं, ब्रेड। नहीं, ब्रेड क्या होता है, जब ताजा ब्रेड रहता है तो उस पर फफूंदी नहीं लगता है, लेकिन एक दिन दो दिन हो जाता है तो उसमें फफूंदी लग जाता है, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हाँ, दही का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। किया जाता है, आपको इसमें हम बतलाएंगे। वही बेकिंग पाउडर तो है जो अगर ताजा में अगर खा लिए तो कम इफेक्ट करेगा, अब बस बाद में खाए तो वही आपको ठीक है पूरा से डैमेज करता है शरीर को। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है क्या होती है, अभी आप लोग को, जैसे अभी मॉर्निंग में हम लड़का लोग को बोले हैं, अभी आप लोग का उम्र है, शरीर है, अभी आप लोग का जो मशीन है, ये मत समझिए जो पेट है हम लोग का, वो हमारे पेट के अंदर में कई प्रकार के पार्ट्स हैं, मशीन है जो अभी आपको काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मशीन को इफेक्ट कर रहा है जो आप लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और यही आने वाले समय में आपको खराबी करेगा। जैसे अभी हम लोग का जो दिन जो तबियत खराब हुआ, क्या हम खाते हैं अब तो देख रहे हैं, जो नॉर्मल खाना खा लेते हैं, हल्का इधर उधर हुआ डैमेज हो जाता है, जबकि दवाई चल रहा है कि नहीं। तो ये आप लोग के समय में हम लोग भी बदमाशी किए हुए हैं। वो सब ऐसे ही समझ लीजिए, वो जो तेल का प्रयोग किया जाता है, ये चिप्स वगैरह छनाता है, क्या शुद्ध सरसों का तेल का प्रयोग किया जाता होगा कभी भी, दूर दूर से भी। अब वो चीज जब घर में आप लोग देखते हैं, जो रात में अगर मम्मी लोग बनाते हैं, अब मॉर्निंग में खाते हैं, तो ताजा में जिस समय में खाए हैं उस समय का स्वाद, अब मॉर्निंग में खाए हैं उस समय के स्वाद में जब फर्क आ जाती है,
अब वो तो महीना, 10 दिन, 15 दिन उसमें एक विशेष प्रकार के गैस को मिला करके तब पैक किया जाता है। चिप्स वगैरह, लेज वगैरह जो होता है उसमें गैस होता है ना, पता है ना, तब तो वो गैस हम लोग को तो खराबी करेगा ही ना। जैसे अभी ये एसी है, तो एसी से क्या होता है, कूलिंग आता जरूर है, लेकिन हमारे शरीर के लिए इफेक्ट करता है वो, ठीक है, साइड इफेक्ट है। जब हम लोग प्रकृति नेचर से जो हवा होती है वो हवा अगर लेते हैं सो, और ये हवा लेते हैं सो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। तो यही बात समझ लीजिए खाना में भी, अगर आप नॉर्मल खाना अगर खाते हैं तो वो आपके लिए सही है, अगर तली बघारी खा रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट है। जैसे अभी देखते होंगे आप लोग, वो एक क्या होता है व्हाइट वाला जो देता है, अरे मोमोज के साथ नहीं देता है लिक्विड, बताइए वो प्लास्टिक है या नहीं है ना। लेकिन हम लोग, आप लोग नहीं समझते हैं, स्वादिष्ट लगता है, हम लोग खा लेते हैं और कहते हैं यही है कि ना। तो ये सब चीज जो आदमी जान गए, जो आदमी समझ गए, उनके लिए सही है। जो आदमी नहीं समझे उनके लिए, शाम के टाइम में देखिएगा कि कितना मोमोज के दुकान पे भीड़ लगी रहती है, लाइन लग करके लोग खाते हैं। क्या सब आदमी बेवकूफ ही हैं? जानते हैं लेकिन कहते हैं इतना खाने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। और वही आदमी को तबीयत खराब होता है बाद में, तो कहते हैं नहीं नहीं, प्रकृति नेचर है, हाइब्रिड खाना खाए हैं इसलिए ऐसा हो गया है। लीजिए देखिए, कहता है प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। अमीबा और पैरामेशियम में प्राणी संपोषण ही पाए जाते हैं। आगे देखिए एक बार और, अब है आपको यहां पर से थोड़ा जानना, ठीक है। कहता है कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि आप लोग जानते होंगे, 9वां क्लास में आपको पढ़ने के लिए भी मिला होगा। कोशिका पढ़े है ना, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यहां पर भी दिया हुआ है, महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए दिया है, यहां पर थोड़ा याद रखने के लिए। जो कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के समूह से उत्तक, उत्तकों के समूह से अंग, अंगों से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर के क्या निर्माण होता है, जीव का। जैसे आपको बतला दें, थोड़ा कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं इसलिए बतला देते हैं थोड़ा। मान लीजिए अगर आपको मदरबोर्ड अलग कर दिया जाए, रैम को अलग कर दिया जाए, रोम को अलग कर दिया जाए, प्रोसेसर को अलग कर दिया जाए, एसएनपीएस को अलग कर दिया जाए, उसमें जितने पार्ट्स हैं अगर अलग अलग कर दिया जाए तो क्या वो एक कंप्यूटर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लेकिन उसी सभी कंपोनेंट्स को एक जगह सुव्यवस्थित ढंग से सजा दिया जाता है तो हम लोग कहते हैं यह एक कंप्यूटर है और चालू कर देते हैं। उसी प्रकार से आपको यहां पर दिया है, इस बातों को एकदम ध्यान से याद रखिएगा। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं, अंगों से अंग तंत्र और अंग तंत्र से कौन चीज, जीव। अर्थात समझिए जो हम लोगों का जो निर्माण हुआ है कितना एक महत्वपूर्ण जटिल प्रक्रियाएं होगी, नहीं तब जाकर के हम लोगों का शरीर का निर्माण हुआ है। आइए इस शरीर को बना करके रखना हम लोगों का काम है। पहले देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी पेड़ पौधा के बारे में, तब आएंगे अपना लोग के बारे में पढ़ने के लिए। पहले पेड़ पौधा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पेड़ पौधा यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं किसमें होती है, पेड़ पौधाओं में होती है। कहता है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, मूल रूप प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं, और इसी भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। अब यहाँ पर देखिए ये बात हमेशा याद नहीं रखिएगा, हरे पेड़ पौधा एगो आप लोग देखे होंगे दरवाजा पर जो पेड़ लगा रहता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट कलर का उसका पत्ती होता है। इसका मतलब क्या, उसमें क्लोरो मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, वहां भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। लेकिन अधिकांश पौधे जो होते हैं जीवित अगर है तो उनकी पत्तियां कैसी होगी, हरी होगी। इसलिए यहां पर दिया हुआ है जो हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। लेकिन याद रखिएगा वो जो दरवाजा पर सुंदरता के लिए हम लोग लगाते हैं डिफरेंट टाइप का जो पत्ती होता है पौधे का, उसमें भी तो क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है। आइए कहता है कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं वे मृतजीवी या परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, नाम सुने हैं ना, अमरबेल तो है पौधा लेकिन वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करती है कि नहीं। आगे देखिए कहता है गोबर का छत्ता मृतजीवी, अमरबेल का पौधा परजीवी।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखे। फिर यहां पर क्वेश्चन हो गया जो कि मेन टॉपिक है, वो है सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, जल एवं खनिज लवण, जल यानी H2O और खनिज लवण। पता है सूर्य का प्रकाश सूर्य से ग्रहण कर लेता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल जो कि पौधे में पाई ही जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेता है, जल तथा खनिज लवण जमीन से ले लेता है, तब जाकर के पौधा एक भोजन तैयार करता है। ठीक है, आइए देखिए कुछ टॉपिक है जिसको आप लोग को याद रखना है। कहता है प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मड के रूप में संचित रहता है। देखे होंगे पौधे में जगह जगह गांठ जो बना रहता है वो। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। अपवाद है, कुछ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते नहीं हैं लेकिन ऑक्सीजन देते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 को ग्रहण करती है एवं O2 को छोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसमें भी कई आपके एग्जाम मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए इधर से अब देखते हैं, अभी थोड़ा और जानना है तब हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, अपना लोग के बारे में। कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। कह दिए ना, जो बात कहता है केवल हरा होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है जो अगर हरा है तो उसमें क्लोरोफिल पाया ही जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है पीला है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाता है, बस डिपेंड इस पे करता है जो पौधा जिंदा हो। ठीक है, कहता है क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया तथा दूसरा चरण अप्रकाशीय अभिक्रिया। आइए अब जाते हैं हम लोग अमीबा के बारे में। दिखाई दे रहा है अमीबा का। कहता है अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह एक मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, इसका आकार का कोई निश्चित नहीं है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। यह कूटपादों की मदद से ही अपना भोजन भी ग्रहण करता है, जिससे वो अपना कवच जो होता है उसका, जिससे वो अपना सुरक्षा भी प्रदान करता है कूटपादों के द्वारा। जैसे ठीक है, जैसे अपना लोग का इस है ना कवच, उसी प्रकार से अमीबा के लिए वो कवच का काम करता है कूटपाद। समझ गए। और एक कोशिकीय जीव है तो समझिए रहे उसमें कोई भी निश्चित अंग नहीं होंगे, सब कुछ क्या होता होगा उसका कूटपाद के द्वारा होता होगा। ठीक है, अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, क्योंकि यह कौन एक कोशिकीय जीव है। तो जब एक कोशिकीय जीव होगा तो हम लोगों को भोजन करने के लिए मुख गुहा है, मुख है, ठीक है, मल द्वार है मल त्यागने के लिए, लेकिन इसमें होगा क्योंकि ये तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में कोई निश्चित अंग नहीं पाए जाते हैं। ये था आपको किसके बारे में मेन टॉपिक, अमीबा के बारे में। अब जानिए पैरामेशियम। देखिए हवाई चप्पल के जैसा है ना, हवाई चप्पल ऐसे ही रहता है ना, ध्यान रखिएगा। हवाई चप्पल मतलब अगर जीव की बात किया जाए तो पैरामेशियम। ठीक है, पैरामेशियम दिखाई दे रहा है ना, देखिए एक तरह से है अंगूठा फंसाने वाला है नहीं, मान लीजिए। देखिए कहता है पैरामेशियम यह एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भांति पैरामेशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। सिलिया किनारे वाला जो भाग होता है, ये जो देख रहे हो किनारे किनारे, ठीक है, इसी का नाम है सिलिया। पतला पतला बाल टाइप का होता है इस, ठीक है। पैरामेशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है। आ जाइए अब जो चालू होता है ये है आपको मेन टॉपिक, ठीक है, श्वसन का, सॉरी पोषण का। ठीक है, पोषण का अब चालू हुआ। इसमें फिगर थोड़ा आप लोग को नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन दिखने से पता चल रहा होगा जो आहार नाल का फिगर है। तो देखिए आहार नाल की शुरू कहां से होती है,
मुख गुहा से होती है और लास्ट कहां होता है, मल द्वार पर। ठीक है, इस विशेष प्रक्रिया, इसके विशेष में, इस रास्ते में विशेष प्रकार के अंग हैं, जिस अंग, हाँ कहते हैं। अब उसी के बारे में आपको पूरा पढ़ना है इसमें। देखिए इतना सटीक में हम आप लोग को लेकर के आए हैं, केवल अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो सब बात याद हो जाएगी। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं, है ना। आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल यह एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मनुष्य गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक फैली होती है। आपका क्वेश्चन है ना, जो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 से 10 मीटर दिखाई हो गया ना। अब देखिए 8 से 10 मीटर क्लियर है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, जो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो 8 से 10 मीटर। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरा होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों, इस दोनों के अंदर में पहले दांत, दांत के बाद जीभ। तो दांत में आपको यहाँ पर नाम नहीं दिया है, नाम तो याद है ना, 4 गो, रदनाक, कतरनाक, अग्र चबरनक और चबरनक। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत के बाद अंदर में जाने के बाद क्या मिलता है आपको, जीभ। कहता है हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम टाइलिन है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। अब कहिएगा मुख गुहा से सर पाचन कैसे होता है, तो लार जो है, लार जो हाँ उससे निकलता है, लार, वो लार जो निकलता है वही हमारे भोजन को फिसलनदार बनाता है और पाचन के लायक बनाता है। समझ गए, नहीं हुआ, जब मुंह से इसका पाचन तंत्र स्टार्ट हो गया, पाचन। और दांत, ये जीभ जो है, जीभ दिखाई दे रहा है ना, छोटे छोटे एकदम कलियां, इसको स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ पर अनेक छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, रदनक, कतरनक, अग्र चबरनक और चबरनक। अब आ जाइए देखने के लिए, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जीवों की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन के मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा होने का हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। ये दांतों के बारे में दिल्ले है। कहता है दांतों के बारे में जानकारी, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ कहलाता है। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला रहता है सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। दांत के कितने भाग होते हैं, 3। दांत के कितने भाग होते हैं, 3। एक होता है अंदर में मसूर में जो धंसा रहता है नीचे, उसको क्या कहते हैं, जड़। और ऊपर जो रहता है ऊपर, उसको क्या कहते हैं, शीर्ष। और बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन। याद रहेगा, आगे आ जाओ। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, जिसके ऊपर दंता स्थित या डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। यही हड्डी से अधिक मजबूत तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है, जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो यही इनामेल जो है, तो क्या कर लेता है, जब हम लोग मीठा सामान खाते हैं तो उससे अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके उसको कमजोर कर देता है। कमजोर करने के कारण दांत में, है ना, लागल के आदमी के क्लास में, है ना। कभी कभी देखिएगा, जैसे एक तो हम लोग का ये है ऐसे है सटा हुआ, जब फूलेगा तो एकदम वैसे करके लटक जाएगा, एक भाग लटक जाएगा, एक भाग वैसे ही रहेगा, बेजोर लगता है देखने में। उस समय में नहीं, स्वाति हुआ था ना एक बार तुमको, कुछ दिन पहले तो हुआ है इसको। आइए, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनामेल ही होता है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्र चबरनक या प्रीमोलर, चबरनक या मोलर। ठीक है, दांत के 4 प्रकार भी देख लिए। अभी तू जवान नहीं ना हुआ है, जवान होगा ना, समझ गया ना। तो जैसे क्या बतावे, जमीन में जो हम लोग बीज बोते हैं, जमीन में बीज बोते हैं और वो बीज जमीन को फाड़ करके अंदर बाहर निकलता है अंकुरन, सेम उसी प्रकार से तुम्हारा दांत होगा। नानी याद करवा देगा जब अकिल चौवा निकलेगा, उसका नाम है अकिल चौवा, वो निकलेगा ना तो 2-3 दिन तक तुमको ज्यादा परेशानी रहेगा, बहुत ज्यादा। अगर कहीं ऊपर पहुंच गया तो ना करना पड़ेगा, इन्ना खाना को ऐसे ऐसे करके गर्दन करके तब खाना पहुंचाना पड़ेगा। तभी तुम लोग जवान नहीं हुआ है, अभी तुम लोग को जवानी बच्चल है, इसलिए काउंटिंग करके रखना। और हाँ, दांत प्रचार नहीं समझना, प्रचार नहीं समझना, लेकिन कहते हैं दांत को साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग बहुत कम करना तुम लोग। ठीक है, हम लोगों के पास मजबूरी है,
जो मॉर्निंग में 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक हम लोग स्नान पूजा कर लेते हैं, तो थोड़ा परेशानी है तुम लोगों के साथ में। तुम लोग खोज करके कहीं से बबूल का दतमन हो, नीम का दतमन हो, तो ये सब का करो, ठीक है। नहीं बांस से नहीं करो, बांस से तो अच्छा तुम लोग को ब्रश से है तब, ठीक है। जो आदमी ब्रश करते हो ना, उसका देखना ये मसूर जो है घिस जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। और जब मसूर नीचे अगर हो जाएगा तुमको, तो समझिए रहो तुम बढ़िया बढ़िया चीज नहीं खा सकते हो, है कि नहीं। अभी ये बहुत आदमी को इस बार जो 2 दिन पहले अभी तिलकुट वाला आया हुआ था पर्व, मकर संक्रांति, कई आदमी को दांत प्रॉब्लम किया है, उसमें कई आदमी को किया है। तो इसका कारण क्या है? यही, अब कहोगे जो सर जमाना ऐसा है, जी नहीं, जमाना नहीं है, हम लोग फैशन के अकॉर्डिंग चलने लगे हैं, ठीक है। दिन प्रतिदिन साइंस इतना डेवलप कर रहा है, इतना डेवलप कर रहा है, जो हम लोगों के अकॉर्डिंग काम करता है। जो हम लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग साइंस काम करके देता है, तो हम लोग उसको ज्यादा चाहते हैं, है कि नहीं। देखिए, दांतों में अम्लता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना दंत अस्थि क्षय कहलाता है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग ग्रहणी कहलाता है, ठीक है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार जो आहार नाल के आगे खुलता है, तथा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, यानी पीछे खुलता है। कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं पहुंचता है। बउआ ये वाला याद रखना, वो जो हम तुम लोग को बतलाए थे जिबिया, वो जिबिया क्या है? एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस जो है, यही वो जिबिया है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो सांस नली को ढक देता है, जब सांस लेते हैं तो भोजन वाला नली को ढक देता है। ऐसा में कभी कभी मिस हो जाता है बेचारा, वो कंफ्यूजन हो जाता है, तब देखना नाक होकर के दाना बाहर निकलने लगता है, ठीक है। चावल खाते हैं तब ना, और खाएंगे मकई का रोटी या निकलेगा चावल, ये कौन बात हुआ? इसका मतलब है जो तुम्हारा माइंड है एब्जॉर्ब करके रखे हुए है चावल को, जब भी अगर गड़बड़ाएगा तो चावल बाहर निकलेगा। ये तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब आपका जो श्लेष्मा है ये टाइट हो जाते हैं, और उस समय में हम लोग ऐसा करते हैं कि फट जाता है, फटता है तो खून गिरने लगता है, समझ गए। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है जो मुंह बंद करके दौड़ने के लिए, सुनते होंगे, मुंह बंद करके दौड़िए या नाक को ढक लीजिए ताकि आपको उतना गंदा पदार्थ अंदर ना जाए, ताकि वो जाम ना करे, ठीक है। ये सब कहानी बनता है। जो आदमी दौड़ने वाले होते हैं उनको काहे दिया जाता है खजूर और खाने के लिए, ताकि शरीर में गर्मी बना रहेगा, वो अब जब भी दौड़े तो उनको मुंह ना खुले, मुंह खुला के बात खत्म हो जाता है। दौड़ने वाला कितना हो एक्सपर्ट रहे, मुंह खुला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, कहता है मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है मुंह में हो गया, ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए कहां पहुंच गया? अमाशय में। अब देखो, अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय का क्या काम है? चलनी देखे हो, चलनी, तो चलनी में हम लोग क्या करते हैं? आटा चालते हैं। तो आटा चालने का मतलब कि जो आटा से मोटा हो या आटा में जो अवशिष्ट पदार्थ हो मोटा थोड़ा, वो ऊपर रह जाता है। अगर आटा से भी पतला अगर उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा रहे तो वो रहेगा ना, आटा में चला जाएगा। तो चलनी को हम लोग ऐसे करके चालते हैं, जो आटा है वो नीचे गिर जाएगा और आटा से मोटा पदार्थ जो होगा वो चलनी में रह जाएगा। वह काम करता है ये अमाशय। अमाशय उथल पुथल करते रहता है, समझ गए, उथल पुथल करते रहता है, जैसे एक तरह समझो ऐसे करते रहता है, ताकि भोजन का पाचन थोड़ा यहाँ पर भी होता है। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा है मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। अब जानिए, सबसे पहले इसमें थोड़ा कम दिया है, तो ये जो उथल पुथल करता है, तो उथल पुथल से ऊपर से तो आपको पाचन जो मतलब मुख गुहा में लिया तो वहां पर तो लार ग्रंथि से भोजन सनाया, तो कुछ पाचन हो गया। अब पाचन जो कुछ हुआ, यानी ये पाचन हुआ जो उसको फिसलनदार बना दिया और एक जगह गट्ठर बना दिया। ऊपर से ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए कहां पहुंच गया?
अमाशय में थोड़ा उथल पुथल हुआ, उथल पुथल के बाद उसमें 3 प्रकार की जो मतलब यह जठर ग्रंथियां, वो है आपको श्लेष्मा, भित्तीय और मुख्य, ये तीनों मिलकर के उसको समझ गए ना, थोड़ा और तोड़फोड़ करती है। तोड़फोड़ करने के बाद कहता है इन 3 प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप से जठर रस कहते हैं। ये जो तीनों से निकलता है हल्का हल्का रस, वो कौन रस कहला जाता है? जठर रस। जठर रस में क्या क्या होता है सो देखिए। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। यही उसको क्या करता है? भोजन को आपको खट्टा करके सराने का यानी गलाने का काम करता है। देखते होंगे जब हम लोग का भोजन नहीं पचता है, नहीं, अगर हरा हरा टाइप का ढेकार होने लगता है मॉर्निंग में, तो कहते हो गैस बन गया है, तरह का हम लोग को इनो दिया जाता है। तो इनो में क्या पाया जाता है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। देखिएगा नींबू का उसमें छाप रहता है, देखिएगा ना। तब कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है, और यही बदलने के कारण भोजन क्या हो जाता है? पच जाता है। अगर भोजन का पाचन नहीं हुआ तो हम लोग पचाने के लिए ऊपर से देते हैं, ठीक है, मटेरियल। और जब अगर अंदर में रहबे नहीं करेगा, जैसे आप कल चतुर्दशी है ना, पता है ना? तो कल चतुर्दशी है, तो इसमें क्या होगा आप सुनिएगा, नरक निवारण चतुर्दशी। अगर नहीं करते ही तो पिलुआ में जन्म होता है, लोगों का कहना होगा। अब जरा सोचिए, सुनिए 1 मिनट, इसको हम पहले वैज्ञानिक कारण बतलाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको दैविक कारण बतलाते हैं। पहले हम दैविक कारण बतला देते हैं ताकि लोग को यह समझ में आ जाए क्यों हम लोग को फास्टिंग करना चाहिए। इस महीना में, समझ गए ना, इस महीना में अभी जो गुजरा है, इस महीना में कोई फेस्टिवल था? फेस्टिवल नहीं था तो फास्टिंग नहीं हुआ था। जैसे अगर हम लोग कोई काम करते हैं मतलब मशीन के द्वारा काम करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, तो ये जो स्मार्ट बोर्ड चल रहा है तो क्या इसको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए रेस्ट देंगे शरीर को, मतलब स्मार्ट बोर्ड को, ताकि ये फिर अच्छा से काम करे। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, शरीर में जो हम लोग लोड देते रहते हैं, तो काम करते करते हमारा मशीन थक जाता है। तो उस थकने के लिए सप्ताह में 1 दिन पुराने जमाने के लोग कहा फास्टिंग करने के लिए, जैसे संडे को, मंडे टू सैटरडे अगर हम लोग मशीन को देते रहे भोजन, तो उससे क्या हुआ? जो मशीन तो थक गया, अब रविवार को वैसे ही चला मशीन भर दिन, बिना लोड का चलेगा, तो फिर कंफर्टेबल महसूस होगा, फिर सोम से हम लोग काम करेंगे। तो कारण ये है। लेकिन इसको लोग, ठीक है, एक फेस्टिवल के रूप में, एक, ठीक है, उपासना के रूप में मनाने लगे ताकि ये सब करे। ऐसे अगर कहेगा राय तोरा भर दिन खाना नहीं देबो तो घर में खूनमा खून हो जाएगा, लेकिन ऐसे कहेगा बुआ चतुर्दशी है, नहीं करवाई तो पिलुआ में जन्म होतो, मच्छर में जन्म होतो, सांप कीड़ा में जन्म होतो। 1 मिनट, अगर ये बात कह दिया जाए तब लोग डर से जरूर करेगा। अब देखो भर दिन वो फास्टिंग में रहा, शाम में आराम से खाना खाएगा, तो वो विध तो होना चाहिए, तो तारा देख करके खाना है। कौन दिन लोग तारा नहीं देखता है भाई? नहीं, तारा कौन दिन नहीं देखता है लोग? लेकिन एक परंपरा है, जब तारा देख लोगे तो सीधे तारा देख कर खा लेते, नहीं सब दिन तो तारा देखिएगा खाए, तो नहीं वो बैर खा लो। क्या सेब खा लेंगे तो खराबी करेगा कि नहीं ना? तो वो एक परंपरा बन आया है, तो वो परंपरा को हम लोग निभाते आए हैं। वो साइंटिफिक कारण ये है ताकि हमारा शरीर, समझ गए ना, 1 दिन कंफर्टेबल महसूस हो। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारा शरीर खराब था, तबीयत खराब था, उस दिन, जिस दिन क्या कहते हैं मकर संक्रांति था, उस दिन भी हम नहीं खा पाए चूरा दही। तो अगर चूरा दही हम नहीं खा पाए, क्यों? तबीयत खराब के कारण, तो अब ये जरूरी नहीं है जो कल नहीं किया जाए। 1 दिन शरीर को रेस्ट दीजिए, आप लोग भी शरीर को रेस्ट दीजिए, ठीक है। क्या जाता है, सुबह से शाम तक आराम से सह जाइएगा, ओहो बहाने तनी बढ़िया वाला बड़का वाला बैर खरीद करके 4 गो बैर खा लीजिएगा, शाम में तनी अच्छा खाना खा लीजिएगा। केवल दिने भर तो आपको फास्टिंग करना है। तो अभी ठंडा के मौसम में कौन पानी पीता है रे? बड़बा कहीं क्या, आराम से नहाया, ठीक है, नहा धो लो, नहाने धोने के बाद आराम से रह जाओ। एक बात तुम लोग समझ लो बउआ, कोई दिक्कत नहीं, लड़की और लड़का ऐसे करके समझ लो, 10 दिन हम लोग दुर्गा पाठ करते हैं कि नहीं? दुर्गा पाठ करते हैं कि नहीं? तो फिर इसलिए शरीर को थोड़ा फास्टिंग दो, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, कहता है म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है।
मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इसकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है, और जब यह घटता है तो अल्सर नामक घाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ घाव निकल आता है। ऐसे घाव को अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहते हैं, और यही आगे जाकर के कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो आप यहो काम नहीं करेंगे जो हम लोग लगातार फास्टिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो आदमी जरूर रोगी में होगी, ठीक है। ज्यादा फास्टिंग नहीं करना चाहिए। फास्टिंग करने से अभी आप लोग पढ़ लीजिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आप लोग नींबू को कभी जमीन पर गाड़ करके देखिएगा, जमीन को खदका देता है। तो उसी प्रकार से जब हमारे भोजन पेट में अगर अब नहीं है, अमाशय में भोजन नहीं है, अब तब जो अगर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होगा तो ऑटोमेटिक है जो दीवार को, कौन दीवार को, अमाशय का जो दीवार है, ठीक है, उस दीवार को गलाएगा नहीं, गलाएगा तो ऑटोमेटिक है जते वो गांठ हो जाएगा, और गांठ होगा तो गांठ सरेगा, सरेगा तो हम लोग तहिया देखे तहिया घाव भ गए, हैया देखे तो घाव हो गए, में देखने के लिए जाएंगे, में तो नहीं देखने के लिए गए, तो घाव जब तक पकेगा नहीं, फूटेगा नहीं, तब तक हम लोग को जानकारी नहीं होगा, तब तक में हम लोग को कैंसर क्या होता है। कैंसर कोनो बीमारी थोड़े है, जो हमारे लोग के शरीर में हुआ वही लंबे समय तक रह गया तो उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं, यही ना होता है। कल तो तुमको हम कहे घाव वाला में कहे, मेरे पिताजी को सीना में घाव होता था ना, वो घाव को कहा हड्डी में पकड़ लिया, बताइए क्या हुआ। घाव जो हुआ वो घाव को लगातार में नहीं दिखवाया गया, उसकी देख रेख नहीं की गई, वही घाव हड्डी में पकड़ लिया। हड्डी में पकड़ लेगा तो बताओ सड़ने लगेगा ना, हड्डी सड़ने लगेगा तो कर कोई इलाज है। यहाँ पर जो एक लड़का जो पैसिखाना वाला जो मरा था, जरा पैर में बेल का कांटा घोपा गया, तो कांटा घोपा गया तो कांटा के निकाल दिया, लेकिन कांटा का लोली तो अंदर में रह गया। लोली रह गया तो आपको पता होगा, कांटा के अंदर अगर लोली रह गया तो वो हो जाता है जल्ला बना देता है, नहीं जल्ला बना दिया, तब भी वो लड़का इलाज नहीं करवाया। जब इलाज करवाने के लिए गया तब उसको कहा कि भाई आपको हड्डी में पकड़ लिया है, तो कहा हड्डी में पकड़ लिया है, उसने आप ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन किया, हड्डी में ज्यादा पकड़ लिया, तब वो हड्डी नीचा से कटवाया। ओकरा कटवा लेना चाहिए जंघार पर से, तब बच जाता, नहीं कटवाया, नीचा से तनिया पैर कटवाया, पहुंचते पहुंचते उसको पूरा शरीर में पकड़ लिया। कोनो शादी में गया था, गिरा कि पूरा जंघा वाला हड्डी चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो तो पूरा खत्म भेल था, चकनाचूर हो गया, मर गया। तो ये कहानी होता है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, शरीर को सेफ रखना आप लोग का काम है। सेफ रखेंगे कैसे, ये आप जानेंगे, ठीक है। अब जैसे कई आदमी को होता है, खाना अगर मिला तनिया अच्छा है तो तनिया दबा दबा दिया। रात में खाना चाहे आप फल ही क्यों नहीं खाते हो, लेकिन अगर खाना खाते हैं 8 बजे के बाद तो वो जहरे है खाना, ये बात समझ लीजिए। 8 बजे के बाद जो खाना खाते हैं वो जहर है। ऐसे ही खाना नियम के अकॉर्डिंग आता है, सूर्योदय से पहले खाना चाहिए। अब पता कीजिएगा, सूर्योदय से पहले, लेकिन सूर्योदय से पहले संभव है खाना, नहीं खाना है। हाँ, रात में नहीं खाना खाते हैं वो आदमी, लेकिन अगर आप खा लेते हैं तो 6 बजे 7 बजे तक खा लीजिए, 7:30 बजे तक, क्योंकि कैसे हूं सोइएगा तो 9 बजे के बाद सोइएगा, तब तक में आपका भोजन जो है सो शरीर में एडजस्ट ले लेगा, और जब एडजस्ट ले लेगा तो उसका पाचन सही से हो जाएगा। और नहीं तो वही आपका पाचन नहीं होता है तो देखते होंगे क्लास में डैमेज करता है तो कहता सर ना कदल का, ये सब कारण है भोजन का नहीं पचना, भोजन का सही रूप से नहीं पचना, ठीक है। कथी तो तबीयत नहीं खराब होता है उस सबके, नहीं देखता है बरियतिया सबका दिन का हालत खराब रहता। कौन सी टीबी, हाँ टीबी कई प्रकार के होते हैं, टीबी भी कई प्रकार के होते हैं, टीबी का इलाज भी नहीं है, टीबी का अलग से आप संभव अभी हुआ है, लेकिन उसके लिए बहुत बरने में है, बहुत बरने में। यहां तक टीबी वाला लोग को रुपेश, टीबी वाला लोग के लिए बर्तन अलग, बिस्तर अलग, खाना पीना अलग, ओकर पैखाना पेशाब सब अलग, ओकरा बाथरूम में पैखाना पेशाब नहीं करने दिया जाता है, ओकरा बाहर में जहां जाएगा पैखाना करने के लिए वहां पर उसको ढका जाएगा। इतने खतरनाक होता है, ओकरा जलाया नहीं जाता है, अगर मरता है नहीं तो आग लगा करके वहां से सब साइड हो जाता है। जी हाँ, टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे बीमारी तो सब खतरनाक है, क्या सर्दी होता है तो सर्दी सही है कि अगर जोर शोर से अगर सर्दी हो जाए तो बोलने के लायक नहीं रखे, फिर नहीं होगा, करोगे ठीक नहीं होगा, एना लगता है आंसू गिरने लगता है, जकर कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं। आइए बउआ देखते हैं
कहता वैसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है ना। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लय की तरह हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। याद रखिएगा, लय टाइप का जो हो जाता है अमाशय में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। देखो भोजन तो हम लोग कहते हैं पेट में चले गए, लेकिन देख रहे हैं पेट में पहुंचने के लिए पहले मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रास नली, तब अमाशय। अमाशय में अभी तक जितना प्रक्रिया हुआ है अमाशय में एकदम छोटी छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब जानिए 1 मिनट, छोटी आंत। अब छोटी आंत के बारे में हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे, समझ गए। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कोटा, इसलिए थोड़ा कम रहेगा तो आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं इसी में आप लोग को सेकंड क्लास हम बनाते हैं दोपहर में। तब तत्काल के लिए बाय।